आज की वीडियो में हम देखेंगे बीए थर्ड सेमेस्टर एंशियंट हिस्ट्री प्राचीन इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को। पिछली वीडियो में हमने अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखा था। आज हम लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। खंड ब है लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। नोट किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 200 शब्द से अधिक नहीं होना चाहिए। दूसरे का पहला है, कन्नौज के यशोवर्मन की उपलब्धियों की विवेचना कीजिए। उत्तर, कन्नौज के यशोवर्मन की प्रमुख उपलब्धियों में सैन्य विजय, मगध, कश्मीर और अरब खलीफा कन्नौज पर नियंत्रण स्थापित करना शामिल है। वह एक महान निर्माता और संरक्षक भी थे, जिन्होंने खजुराहो के विष्णु मंदिर जैसे महत्वपूर्ण स्थलों का निर्माण करवाया और भवभूति जैसे कवियों को संरक्षण दिया। उन्होंने एक विशाल जलाशय भी बनाया। सैन्य उपलब्धियां। मगध पर विजय। यशोवर्मन ने मगध पर अधिकार कर लिया और वहां अपने नाम से एक नगर और बिहार का निर्माण करवाया। अन्य विजय। उन्होंने खजुराहो के शिलालेख के अनुसार गौड़, खस, कौशल, कश्मीर, मालव, चेदी, कुरु और गुर्जर जैसे कई राजाओं पर भी विजय प्राप्त की। अरबों का आक्रमण। यशोवर्मन के कारण ही अरबों का कन्नौज पर आक्रमण विफल हुआ। कश्मीर के ललितादित्य से संघर्ष। प्रारंभिक मित्रता के बाद यशोवर्मन और कश्मीर के राजा ललितादित्य के बीच महत्वाकांक्षाओं के कारण एक लंबा दीर्घकालीन संघर्ष हुआ, जिसमें यशोवर्मन को पराजित होना पड़ा। सांस्कृतिक और कलात्मक उपलब्धियां। भवभूति और वाक्पति राज जैसे कवियों का संरक्षण। उन्होंने भवभूति और वाक्पति जैसे प्रसिद्ध कवियों को भी अपने दरबार में आश्रय दिया। खजुराहो विष्णु मंदिर का निर्माण। यशोवर्मन ने खजुराहो में प्रसिद्ध विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया और प्रतिहार शासक देवपाल से प्राप्त की गई वैकुंठ विष्णु की एक मूर्ति भी स्थापित कराई। विशाल जलाशय का निर्माण। उन्होंने तड़ांगड़ नामक एक विशाल जलाशय का भी निर्माण करवाया, जिसकी पहचान खजुराहो के एक जलाशय से की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है कि त्रिपक्षीय संघर्ष क्या है, उसकी विवेचना कीजिए। त्रिपक्षीय संघर्ष की विवेचना कीजिए। त्रिपक्षीय संघर्ष 8वीं से 12वीं शताब्दी के दौरान उत्तर भारत के कन्नौज शहर पर नियंत्रण के लिए पाल, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूटों राजवंशों के बीच लड़ा गया एक लंबा संघर्ष था। यह संघर्ष भारत के मध्ययुगीन इतिहास में महत्वपूर्ण था, जो तीनों राजवंशों को थका गया और अंततः प्रतिहारों ने 9वीं शताब्दी के अंत में कन्नौज पर नियंत्रण स्थापित किया। हालांकि यह विजय अस्थायी साबित हुई। अगला क्वेश्चन, सोलंकी राजवंश की उपलब्धियों की विवेचना कीजिए। सोलंकी राजवंश, जिन्हें गुजरात के चालुक्य राजवंश के नाम से भी जाना जाता है, 10वीं से 13वीं शताब्दी ईस्वी तक गुजरात और आसपास के क्षेत्रों में शासन किया और इस क्षेत्र के इतिहास में एक स्वर्ण युग की स्थापना की। उनकी प्रमुख उपलब्धियां निम्नलिखित हैं। राजनीतिक और प्रशासनिक उपलब्धियां। स्थिर राज्य की स्थापना। मूलराज प्रथम ने 10वीं शताब्दी में सोलंकी वंश की स्थापना की और एक स्थिर और शक्तिशाली राज्य की नींव रखी, जिसने लगभग 300 वर्षों तक शासन किया। साम्राज्य विस्तार। जय सिंह, सिद्धराज और कुमारपाल जैसे शक्तिशाली शासकों ने सोलंकी साम्राज्य का विस्तार किया, जिससे गुजरात व्यापार और समृद्धि का केंद्र बन गया। कुशल प्रशासन। सोलंकी शासक कुशल प्रशासक थे। उनकी राजधानी अनिहलवाड़ा, आधुनिक पाटन थी। कला, शिक्षा और वाणिज्य का एक प्रमुख केंद्र बन गई थी। प्रतिरोध।
भीमदेव भीमदेव द्वितीय के शासनकाल के दौरान सोलंकी सेनाओं ने घुरिदस और दिल्ली सल्तनत की सेनाओं के आक्रमण का प्रतिरोध किया, जिसमें 1178 ईस्वी में कसाह रादा का युद्ध महत्वपूर्ण है। सांस्कृतिक और स्थापत्य उपलब्धियां। सोलंकी काल भारतीय कला, विशेषकर मंदिर वास्तुकला का स्वर्ण युग माना जाता है। इसे मरुगुजरा शैली भी कहा जाता है। मोढेरा का सूर्य मंदिर। सोलंकी शासकों द्वारा निर्मित मोढेरा का सूर्य मंदिर भीम प्रथम के शासनकाल में जो निर्मित हुआ, सोलंकी वास्तुकला शैली का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जो अपनी जटिल नक्शे और सूर्य कुंड के लिए प्रसिद्ध है। जैन मंदिरों का निर्माण। सोलंकी शासकों ने जैन धर्म को भी संरक्षण दिया। माउंट आबू पर स्थित दिलवाड़ा जैन मंदिर सोलंकी कलात्मक उपलब्धि की ऊंचाई को दर्शाते हैं। अदलज की बावड़ी। अदलज में रुद्राबाई बावड़ी भी सोलंकी स्थापत्य कला का एक बेहतरीन नमूना है, जो अपनी जटिल नक्शी और भव्यता के लिए जानी जाती है। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्धियां। विद्वानों को संरक्षण। सोलंकी राजा कला और साहित्य के महान संरक्षक थे। सिद्धराज जयसिंह के दरबार में प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र थे। साहित्यिक कृतियां। जैन लेखकों ने सोलंकी दरबार में कई महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की, जैसे हेमचंद्र का दासरे काव्य और मेरुतुंगकृत प्रबंध चिंतामणि, जो सोलंकी इतिहास के प्रमुख स्रोत हैं। शिक्षा का केंद्र। उनकी राजधानी अनिलवाड़ा शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र थी, जहां संस्कृत महाविद्यालयों की स्थापना की गई थी। कुल मिलाकर सोलंकी राजवंश ने न केवल एक शक्तिशाली और स्थिर राज्य की स्थापना की, बल्कि कला, वास्तुकला और साहित्य के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व योगदान दिया, जिसने गुजरात की सांस्कृतिक विरासत पर एक अमिट छाप छोड़ी। अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक दशा की विवेचना कीजिए। मुस्लिम आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक दशा विखंडित और खंडित थी, जिसमें कोई एकीकृत शक्ति नहीं थी। उत्तर भारत कई स्वतंत्र राज्यों में विभाजित था, जो अक्सर आपस में लड़ते रहते थे, जिससे विदेशी आक्रमणकारियों के लिए कमजोर स्थिति बनी। इन कमजोरियों में राष्ट्रीय भावना का अभाव और शासक वर्ग में फूट शामिल थी, जिसका फायदा उठाकर महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी जैसे आक्रमणकारियों ने भारत पर अपनी जीत दर्ज की। तत्कालीन राजनीतिक स्थिति। विखंडित राज्य। आक्रमण के समय उत्तर भारत कई स्वतंत्र राज्यों में बटा हुआ था। सिंध में अरब राज्य थे, पंजाब में काबुल तक फैली एक मजबूत हिंदूशाही साम्राज्य थी और कश्मीर में लोहार राजवंश था। इसके अलावा कन्नौज पर गुर्जर प्रतिहार, बंगाल में पाल वंश और मालवा में परमार वंश और बुंदेलखंड में चंदेल वंश का शासन था। आपसी संघर्ष और प्रतिद्वंद्विता। ये विभिन्न राज्य अक्सर एक दूसरे से लड़ते रहते थे। उदाहरण के लिए महमूद गजनवी ने अपनी आक्रमण योजनाओं के लिए इस राजनीतिक विभाजन का लाभ उठाया। कमजोर शासक वर्ग। कुछ समय बाद शक्तिशाली साम्राज्यों के पतन के कारण कमजोर शासक और आंतरिक कलह की स्थिति उत्पन्न हो गई, खासकर दिल्ली सल्तनत के पतन के बाद, जैसा कि बाबर के आक्रमण के समय देखा गया। राजपूत राज्यों में संघर्ष। महमूद गजनवी के बाद मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय भी राजपूत राज्यों की अपनी समस्याएं थीं। उदाहरण के लिए मालवा में खिलजी और राजपूतों के बीच संघर्ष और मेवाड़ के शासक राणा सांगा का हस्तक्षेप, जिसने मालवा को कमजोर कर दिया। राष्ट्रीय भावना का अभाव। शासकों और राज्यों के बीच आपसी संघर्ष का कारण एकता की भावना की कमी थी।
राष्ट्रीय भावना और देश प्रेम का अभाव था, जिससे भारत विदेशी आक्रमणकारियों के सामने कमजोर पड़ गया। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर के करकोट राजवंश की उपलब्धियां बताइए। कश्मीर के करकोट राजवंश की उपलब्धियां राजनीतिक विस्तार, आर्थिक समृद्धि और सांस्कृतिक तथा कलात्मक योगदान के रूप में थी। इस राजवंश के राजा ललितादित्य मुक्तापीड के शासनकाल को कश्मीर का स्वर्ण युग माना जाता है, जब उन्होंने अपनी सैन्य शक्ति से कश्मीर का साम्राज्य बंगाल से लेकर मध्य एशिया तक फैलाया। राजनीतिक और सैन्य उपलब्धियां, विस्तृत साम्राज्य। ललितादित्य ने अपने सैन्य अभियानों से कश्मीर के साम्राज्य को पूर्व में बंगाल, दक्षिण में कोंकण, पश्चिम में तुर्किस्तान और उत्तर पूर्व में तिब्बत तक फैलाया। सफल और सैन्य अभियान, उन्होंने अरब और तिब्बती सेनाओं को सफलतापूर्वक खदेड़ा और राजा यशोवर्मन को भी परास्त किया। शक्तिशाली राज्य, ललितादित्य के शासनकाल में कश्मीर एक अत्यंत शक्तिशाली राज्य बन गया। आर्थिक और सांस्कृतिक उपलब्धियां, आर्थिक समृद्धि, राजवंश के शासनकाल में कश्मीर आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध हुआ। कला और वास्तुकला का संरक्षण, ललितादित्य ने भव्य मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया, जो आज भी एक अद्भुत स्थापना नमूना है। उन्होंने खुश्कपुरा में बौद्ध विहार और अन्य कई भव्य भवनों का भी निर्माण कराया। सांस्कृतिक और बौद्धिक केंद्र, उन्होंने हिंदू और बौद्ध धर्म दोनों को संरक्षण दिया और श्रीनगर के आसपास उनके शासनकाल के स्तूप और विहार मिलते हैं। यह काल कला, साहित्य और शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र था। साहित्यिक योगदान, कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी इस गौरवशाली काल के बारे में जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अगला क्वेश्चन है कि महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के प्रभावों की विवेचना कीजिए। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमणों के प्रभाव में पंजाब का गजनी साम्राज्य में विलय, राजपूत राजाओं की कमजोरी का उजागर होना और राजनीतिक अस्थिरता में वृद्धि शामिल थी। इन हमलों ने भारत की भारी संपत्ति को लूटा, लाखों लोगों की जान ली और मथुरा, कन्नौज और सोमनाथ जैसे महत्वपूर्ण मंदिरों को नष्ट करके भारतीय कला और स्थापत्य को गहरा आघात पहुंचाया। राजनीतिक प्रभाव, पंजाब का विलय, महमूद के आक्रमण के परिणामस्वरूप पंजाब गजनवी साम्राज्य का हिस्सा बन गया। राजपूतों की कमजोरी, इन आक्रमणों से राजपूत राजाओं की सैन्य शक्ति और उनकी आपस में एकता की कमी स्पष्ट हुई। आगे के आक्रमणों का मार्ग प्रशस्त हुआ। महमूद की विजयों ने भविष्य में तुर्कों और अन्य मुस्लिम शासकों के लिए भारत में प्रवेश और विस्तार का मार्ग प्रशस्त किया। राजनीतिक अस्थिरता, लगातार आक्रमणों ने पहले से मौजूद राजनीतिक अस्थिरता और बढ़ा दिया। आर्थिक और सामाजिक प्रभाव, धन की लूट, महमूद ने भारत से अपार धन संपदा लूटी, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को गहरा नुकसान हुआ। जनहानि, इन आक्रमणों के दौरान लाखों लोग मारे गए। इस्लाम का प्रसार, इन हमलों ने भारत में इस्लाम के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सांस्कृतिक और स्थापत्य संबंधी प्रभाव, धार्मिक स्थलों का विनाश, महमूद ने कई समृद्ध और महत्वपूर्ण मंदिरों को नष्ट किया, जैसे कि मथुरा, कन्नौज, नगरकोट और सोमनाथ के मंदिर। कला और संस्कृति पर आघात, मंदिरों के विनाश ने भारतीय स्थापत्य और मूर्ति कला को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया। सामूहिक भय, इन हमलों ने भारतीय समाज में भय और असुरक्षा की भावना पैदा की। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य हुए युद्धों की विवेचना कीजिए। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच दो प्रमुख युद्ध हुए। तराइन का पहला युद्ध
1191 ईस्वी और तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी। पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई, जबकि दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी ने निर्णायक जीत हासिल की और पृथ्वीराज चौहान को हराया। ये युद्ध भारतीय इतिहास की दशा बदलने वाले महत्वपूर्ण संघर्ष थे। तराइन का पहला युद्ध 1191 ईस्वी। कारण: मोहम्मद गौरी ने तबरहिंडा बंठिया पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने अपने सामंतों के साथ उसे छुड़ाने के लिए कूच किया। परिणाम: पृथ्वीराज चौहान की सेना ने गौरी की सेना को निर्णायक रूप से पराजित किया। मोहम्मद गौरी घायल हो गया और भागने के लिए मजबूर हुआ। पृथ्वीराज की गलती: पृथ्वीराज चौहान ने गौरी का पीछा नहीं किया और उसे नष्ट नहीं किया, जो बाद में दूसरी हार का कारण बना। तराइन का दूसरा युद्ध 1191 ईस्वी। कारण: पहले युद्ध में हार का बदला लेने के लिए मोहम्मद गौरी ने एक बड़ी और बेहतर संगठित सेना के साथ फिर हमला किया। परिणाम: इस युद्ध का परिणाम यह हुआ कि गौरी की सेना, जिसमें तेज घुड़सवार और कुशल धनुर्धर थे, उन्होंने जीत हासिल की। नतीजा ये हुआ कि तराइन के दूसरे युद्ध के परिणाम ने भारत में तुर्की शासन की नींव रखी और भारतीय इतिहास की दशा बदल दी। अरबों के सिंध पर आक्रमण की विवेचना कीजिए। अरबों का सिंध पर आक्रमण 712 ईस्वी एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसका नेतृत्व मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, जिसमें उन्होंने सिंध के राजा दाहिर को हराया और सिंध पर विजय प्राप्त की। इस आक्रमण के मुख्य कारण राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक थे। इसके परिणामस्वरूप भारत पर पहला मुस्लिम शासन स्थापित हुआ। दाहिर की मृत्यु के बाद भी मोहम्मद बिन कासिम को सिंध पर नियंत्रण पाने में लगभग 8 महीने लगे, क्योंकि उन्हें स्थानीय प्रतिरोध और गद्दारों का सामना करना पड़ा था। आक्रमण के कारण: राजनीतिक कारण, उमैयद खिलाफत का विस्तारवादी दृष्टिकोण और सिंध के हिंदू शासकों की कमजोर सेना, जिससे अरबों को आक्रमण का अवसर मिला। आर्थिक कारण: सिंध क्षेत्र में व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण प्राप्त करना और आर्थिक लाभ उठाना। धार्मिक कारण: इस्लाम का प्रचार करना और मूर्ति पूजा के विरुद्ध अरबों की विचारधारा का पालन करना। आक्रमण का विवरण: शुरुआत: 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरब सेना ने देवल के बंदरगाह से सिंध में प्रवेश किया। राजा दाहिर का प्रतिरोध: राजा दाहिर ने अपनी सेना के साथ रावर में अरबों का सामना किया। भीषण युद्ध के बाद राजा दाहिर वीरतापूर्वक लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। रानी बाई का संघर्ष: दाहिर की विधवा रानी बाई ने रावर के किले से आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया और अंत तक लड़ाई लड़ी, अंततः अन्य महिलाओं के साथ जोहर कर दिया। स्थानीय प्रतिरोध: दाहिर की मृत्यु के बाद भी मोहम्मद बिन कासिम को स्थानीय लोगों के कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था। गद्दारी और विजय: कुछ भारतीय गद्दारों ने मोहम्मद बिन कासिम को महत्वपूर्ण रणनीतिक जानकारी प्रदान की, जिससे उन्हें अलौर और मुल्तान जैसे शहरों पर कब्जा करने में मदद मिली। परिणाम: अरबों ने सिंध पर नियंत्रण स्थापित किया और इसके खिलाफ एक प्रांत घोषित किया। इस विजय ने भारतीय उपमहाद्वीप में इस्लाम के प्रसार का मार्ग प्रशस्त किया। परिणाम और प्रभाव: राजनीतिक परिवर्तन: सिंध पर अरब शासन स्थापित हुआ, जो बाद में भारतीय उपमहाद्वीप में मुस्लिम शासन का अग्रदूत बना। सांस्कृतिक प्रभाव: सिंध में अरबी और संस्कृत के मिश्रण से सिंधी भाषा का विकास हुआ और अरबी संस्कृति का प्रभाव बढ़ा। इस्लाम का प्रसार: इस आक्रमण के परिणामस्वरूप सिंध में इस्लाम का प्रसार हुआ। आर्थिक विकास: अरबों ने सिंध पर व्यापार को बढ़ावा दिया और अपने साम्राज्य के विस्तार करने का प्रयास किया।